कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक खूबसूरत लेकिन सुनसान रिजॉर्ट से, जहां चार दोस्त, दो लड़के और दो लड़कियां छुट्टियां मनाने आए हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी मैथियस बताता है कि वो यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया, बल्कि अपने भाई को ढूंढने आया है। उसका भाई कुछ दिनों पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पास के एक पुराने रहस्यमयी खंडहर की खोज में गया था, और तब से उसका कोई पता नहीं। बाकी दोस्तों को ये कहानी काफी रोमांचक लगी। सभी ने तय किया कल सुबह वो सब उस खंडहर तक जाएंगे। रात में ही मैटियस और उसके दोस्त दिमित्री ने उस जगह का नक्शा अपने कमरे में छोड़ दिया, और ताकि अगर कुछ हो जाए तो बाद में आने वाले दोस्त उन्हें ढूंढ सकें। अगले दिन वो सब शहर के मेन एरिया पहुंचे, लेकिन जिन गाइड्स को उन्होंने हायर किया था वो नहीं आए। फोन उठाया तो वहां भी सन्नाटा। आखिर सबने फैसला किया कि टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर ने नक्शा देखा और सख्त मना कर दिया। उस जगह पर कोई नहीं जाता, बहुत खतरनाक इलाका है। पर जब पैसे की बात आई तो वो मान गया, लेकिन शर्त रखी, वो उन्हें जंगल के किनारे उतार देगा। आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा। जंगल की गहराई में जाते जाते उन्हें एक जीप मिली, वही जीप जो मैटियस के भाई की थी। अब यह पक्का था कि वो यहीं तक आया था। मैप फॉलो करते हुए सब जंगल पार करते गए, और आखिर उन्हें वो जगह दिखी, एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जहां समय जैसे ठहर गया था। तभी एक आदिवासी घोड़े पर सवार होकर आया और अजीब सी भाषा में चिल्लाने लगा। सबने सोचा शायद हो जाएगा, लेकिन वो और गुस्से में आ गया। थोड़ी देर में और आदिवासी वहां आ पहुंचे। मैटियस ने उन्हें अपने भाई की फोटो दिखाई, लेकिन तभी एमी पीछे हटते हुए एक पौधे पर पैर रख देती है। बस उसी पल हालात बदल गए। आदिवासी पागलों की तरह चिल्लाने लगे, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दिमित्री ने कैमरा उठाने के लिए पौधे पर चढ़ा, और तभी आदिवासियों ने उसके सीने में तीर मार दिया, फिर उसके चेहरे पर गोली। बाकी सब जान बचाकर ऊपर की तरफ भागे, खंडहर की सीढ़ियां चढ़ गए। नीचे से आदिवासी उन्हें घेरे हुए थे, पर अजीब बात यह थी कि वो ऊपर नहीं आ रहे थे। ऊपर जाकर उन्हें एक टेंट मिला, शायद वही जहां मैटियस का भाई रुका था। वहां किसी का कोई निशान नहीं था। फोन पर सिग्नल गायब। नीचे एक गहरा गड्ढा था, जहां से किसी के नाम पुकारने पर गूंज उठती थी। मैटियस ने नीचे झांका और कुछ देखा, एक पैर। जब उसने झाड़ियां हटाई तो सामने उसके भाई की लाश थी, पौधों में लिपटी हुई। अब डर का माहौल बन चुका था। मैटियस के हाथ पर अजीब सा एलर्जिक रिएक्शन भी हो गया, क्योंकि उसने उसी पौधे को छू लिया था। जेफ ने कहा, हमें यहां से हिलना नहीं चाहिए, लोग जरूर हमें ढूंढने आएंगे। लेकिन तभी उन्हें नीचे कुछ हलचल दिखी। आदिवासी वहां पूरी तरह। मैटियस और एमी ने नीचे जाकर उन्हें बदबू का एहसास हुआ, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैटियस की कमर टूट चुकी थी। जेफ ने कहा, उसे हिलाना खतरे में डाल देगा। एमी ने नीचे के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ बंदूकें दिखीं। आदिवासी अब साफ कर चुके थे, वो उन्हें यहां से जाने नहीं देंगे। फिर हुआ सबसे खौफनाक पल। एक बेल एक बच्चे को छू गई, और कुछ ही देर में आदिवासियों ने उसी बच्चे को गोली मार दी। अब सबको समझ आ गया,
ये पौधे ही उनकी असली डर की वजह हैं। रात को सबने मैथियस को चारपाई पर बांधा। जेफ, जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसने उसकी हालत देखी और कहा, अगर कुछ नहीं किया तो पैर काटने पड़ेंगे। एमी रोने लगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जेफ ने शराब पिलाई, मुंह में बेल्ट डाली और गरम पत्थर से ऑपरेशन किया। मैटियस दर्द से तड़प उठा। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठीं। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सबने देखा, काटे गए पैर बेलों ने खींचकर अंदर ले लिए। अब सबको यकीन हो गया था, ये पौधे मांस खाते हैं, इंसान खाते हैं। अगली सुबह जब स्टेसी उठी तो उसने महसूस किया उसके पैर के अंदर कुछ हिल रहा है। जेफ ने देखा, बेल उसके जख्म के अंदर तक बढ़ चुकी थी। अब वो पौधे उनके शरीरों के अंदर पनप रहे थे। किसी का कपड़ा, किसी का खून, सब संक्रमित था। मतलब अब वो खुद भी उस श्राप का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे पौधे ने मैथियस को भी निगल लिया। वो चीखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। स्टेसी पागल हो गई, कहने लगी, इसे निकालो मेरे अंदर से। जेफ ने उसके शरीर में कट लगाए, बेलें निकाली, पर वो बेलें खत्म ही नहीं हो रही थीं। रात होते होते सबका धैर्य टूट चुका था। स्टेसी का शरीर बेलों से भरा था। वो खुद ही छुरी लेकर अपने अंदर डालने लगी। जब जेफ और एरिक ने उसे रोकना चाहा, तो गलती से उसने एरिक को ही मार डाला। अब सब खत्म हो चुका था। स्टेसी ने दया की भीख मांगी और जेफ ने उसकी जान खत्म कर दी। एक दर्दनाक पर शांत मौत। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, जेफ और एमी। जेफ ने कहा, उन्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तुम मौका मिलते ही भाग जाना। वो एमी को नीचे लाया, उसे गिराकर ऐसा दिखाया जैसे वो मर चुकी हो। आदिवासी उसके पीछे भागे और जेफ वहीं गोली खा गया। आखिरी पल में उसने एमी की तरफ देखा और मुस्कुराया। एमी जंगल की तरफ भागी, तीरों से बचती हुई, जमीन पर गिरती, उठती, पर रुकी नहीं। आखिरकार वो जीप तक पहुंची, चाबी लगाई और तेजी से वहां से निकल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में एमी के चेहरे पर हल्की सी हरकत होती है। त्वचा के नीचे वो बेल अब उसके अंदर थी। यानी जिस पौधे को आदिवासी वहीं रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच चुका है।